देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कैमरे के सामने खड़े अरविंद केजरीवाल, आंखों में आंसू और रुंधा हुआ गला और बयान, सच्चाई की जीत हुई। अदालत से राहत मिलने के बाद उनका फफक फफक कर रोना सिर्फ एक भावनात्मक क्षण नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति के एक लंबे चक्र का प्रतीक बन गया। सवाल ये नहीं कि वो रोए क्यों, बल्कि ये कि भारतीय राजनीति में आरोप, जांच और बरी होने की कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पूरा ये वाकया क्या रहा, क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल फपक फपक कर रो पड़े, एक बार फिर क्यों वो भावुक होते हुए नजर आए। दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों ने शुरुआत से ही खुद को कट्टर ईमानदार कहा। दिल्ली की शराब नीति मामले में महीनों की जांच, गिरफ्तारी, पूछताछ और राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब अदालत से जो है राहत मिली, तो आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश की हार बताया। पार्टी का दावा है कि ये जो पूरा प्रकरण है वो राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी। और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का कहना रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो सबूतों के आधार पर काम करती हैं और अदालत का फैसला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सच्चाई ये है दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र में अदालतें अंतिम निर्णायक होती हैं और किसी भी आरोपी के लिए राहत या सजा वहीं से तय होती है। लेकिन इस कहानी का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। 2011 से 12 का जो दौर है वो आप याद कीजिए, जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था और उसी आंदोलन से केजरीवाल राष्ट्रीय मंच पर उभरे और तब कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे घोटालों के आरोपों ने यूपीए सरकार की साख को गहरा झटका दिया। मीडिया ट्रायल, सीएजी रिपोर्ट और विपक्ष के आक्रामक अभियान के ये नैरेटिव था वो गढ़ा कि व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट है। लेकिन बाद के सालों में अदालतों के फैसले अलग तस्वीर लेकर आए। 2G स्पेक्ट्रम मामले में 2017 में विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया दोस्तों। कोयला आवंटन मामले में भी कई हाई प्रोफाइल जो आरोपी हैं उन आरोपियों को राहत मिली। कॉमनवेल्थ मामलों की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ मामलों में भी कुछ प्रमुख आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया और इन फैसलों ने ये बहस छेड़ी कि क्या शुरुआती राजनीतिक आरोप और मीडिया कवरेज ने वास्तविक न्यायिक निष्कर्षों से पहले ही जनमत को प्रभावित कर दिया था। दोस्तों, अब आलोचक की अगर बात करें तो आलोचक यही तर्क केजरीवाल पर लागू कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित पर तीखे आरोप लगाए, उन पर बयानबाजी की, आज वही परिस्थिति उनके सामने भी है। समर्थकों का जवाब है कि उस समय वो विपक्ष की भूमिका में थे और सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। ये समर्थकों की तरफ से जवाब दिया गया, जबकि आज उनके खिलाफ अगर बात करें तो एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो सत्ता की तरफ से किया गया, ये समर्थकों का कहना है। तो राजनीति में नैतिकता का जो पैमाना है ना दोस्तों, वो अक्सर सत्ता और विपक्ष के चश्मे से देखा जाता है और ये भी कहीं ना कहीं समझना जरूरी हो जाता है कि अदालत से राहत का जो अर्थ है वो हमेशा पूरी तरह निर्दोष घोषित होना नहीं होता और जांच की जो प्रक्रिया है वो लंबी होती है। कई मामलों में तकनीकी आधार, साक्ष्य की कमी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां जो हैं वो त्रुटियां भी फैसले को प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी फैसले को अंतिम राजनीतिक सत्य के रूप में पेश करना जल्दबाजी हो सकती है। लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन है और यही कसौटी सब पर बराबर लागू होती है।
केजरीवाल के रोने पर राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी दिलचस्प रही हैं दोस्तों। समर्थकों ने इसे अन्याय सहने वाले नेता की संवेदनशीलता बताया, जबकि विरोधियों की अगर बात करें तो विरोधियों ने इसे राजनीतिक नाटक कहा। लेकिन मानवीय स्तर पर अगर हम बात करें तो मानवीय स्तर पर देखें तो महीनों की जो कानूनी लड़ाई है, गिरफ्तारी है, सार्वजनिक आलोचना किसी भी व्यक्ति पर मानसिक जो दबाव है वो डाल सकती है। राजनीति अक्सर नेताओं को भावनाहीन दिखाने की अपेक्षा करती है, पर वो भी इंसान है। और देखिए, सबसे अहम प्रश्न अब ये है कि क्या भारतीय राजनीति आरोपों की संस्कृति से आगे बढ़ेगी? क्या पार्टियां जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सर्वसम्मति बना पाएंगी? और क्या हम मतदाता और दर्शक अदालत के अंतिम फैसले से पहले किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करने की जल्दबाजी छोड़ेंगे? क्योंकि 2011 में जो नैरेटिव बना उसने एक सरकार को उखाड़ फेंका दोस्तों। 2020 के दशक में जो नैरेटिव बन रहा है वो भी लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। अरविंद केजरीवाल का अदालत के बाहर रोना, भावुक होना सिर्फ एक दृश्य नहीं था, एक तस्वीर नहीं थी। वो भारतीय राजनीति के दर्पण जैसा पल था जिसमें हर दल अपना अतीत देख सकता है। जिन्होंने कभी दूसरों पर आरोपों की बौछार की वो आज उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और जिन्होंने उस दौर में खुद को पीड़ित बताया था वो आज सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती की अगर बात करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि समय सबको एक ही कसौटी पर खड़ा करता है। तो अंत में ये कहानी किसी एक नेता की नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति की है जहां आरोप हथियार बन जाते हैं और अदालतें अंतिम शरण। तो अगर हम सचमुच पारदर्शिता चाहते हैं तो हमें राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर संस्थाओं की मजबूती पर और जोर देना होगा, क्योंकि आंसू, आरोप और बरी होना ये सब क्षणिक है, स्थायी है, केवल लोकतांत्रिक जवाबदेही। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और अरविंद केजरीवाल का ये जो भावुक क्षण है इस पर आपका नजरिया क्या कहता है, या आप इसे किस तरह से देखते हैं, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव फिर हाजिर होगा ऐसा ही सच का संवाद लेकर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।